स्नेही मित्रों, सादर नमस्ते। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, नई शिक्षा नीति में जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया है उस प्रारूप में 4 भाग हैं। भाग 1 में स्कूल शिक्षा, भाग 2 में उच्चतर शिक्षा, भाग 3 में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, जिसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा, कला, संस्कृति और प्रौद्योगिकी आदि पर विचार किया गया। भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति पर विचार किया गया है। बंधुओं, हम लोग भाग 1 पर विचार कर रहे हैं। मेरा पिछला वीडियो भी भाग 1 स्कूल शिक्षा पर था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5, 3, 3, 4 में कैसे नए ढांचे में स्कूल शिक्षा को बांटा गया है। 5 साल का जो प्रथम चरण है उसमें आंगनवाड़ी अथवा बाल वाटिका और क्लास 1 और 2 को सम्मिलित किया गया है 5 वर्ष के लिए, जिसमें 3 साल के लिए बच्चा आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में खेल कूद के माध्यम से पढ़ेगा और क्लास 1 और 2 में संख्या, ज्ञान और साक्षरता को आधार मानकर खेल खेल के माध्यम से बच्चे की पढ़ाई कराई जाएगी। तो 5 साल का जो समय है वह प्रथम चरण में रखा गया है। 5 वर्ष का समय, 3 वर्ष आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, 2 वर्ष क्लास 1 और 2, 3 वर्ष का समय कक्षा 3 से 5 तक के लिए, फिर 3 वर्ष का समय कक्षा 6 से 8 के लिए और फिर 4 वर्ष का समय कक्षा 9 से 12 के लिए। तो मित्रों, यह जो ढांचा है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इस पर मैंने पहले विचार किया था। आज के इस सत्र में शिक्षक को आधार मानकर जो शेष भाग रह गया है उसको पूर्ण करना है। अब नई शिक्षा नीति में शिक्षक की योग्यता के क्या मानक होंगे? 2030 तक कौन सी योग्यता प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक होगी? क्या स्कूल शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यालय सम्मिलित किए जाएंगे? क्या एक निजी विद्यालय, एक सरकारी विद्यालय को संयुक्त किया जाएगा? ये ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा बहुत आवश्यक है और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि नई शिक्षा नीति को किस तरीके से 2040 तक के लक्ष्य को ध्यान में रख करके बनाया गया है। बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों के लिए क्या और कितना कठिन हो गया है आगे का मार्ग। कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं, कौन कौन से प्रशिक्षण आवश्यक हैं, कौन कौन से डिप्लोमा करने होंगे, कौन कौन से कोर्स में भाग लेना होगा और मूल्यांकन के तरीके क्या होंगे, इन सभी पर आज विचार करते हैं। मित्रों, अध्याय 5 के पॉइंट 2 पर क्या लिखा है मैं उसको पढ़ता हूँ। उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। बंधुओं, साफ साफ लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग प्रवेश करें। इसके लिए विशेष जो बीएड पाठ्यक्रम होगा उसमें मेरिट आधारित बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। और कहा गया है ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत 4 वर्षीय बीएड डिग्री सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्थानीय इलाकों में निश्चित रोजगार भी शामिल हो। इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थियों के लिए स्थानीय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी, जिससे ये विद्यार्थी स्थानीय क्षेत्र के रोल मॉडल के रूप में और उच्चतर योग्य शिक्षकों के रूप में सेवा कर सकें जो स्थानीय भाषा बोलते हों। तो बंधुओं, सरकार की ये मंशा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले
क्योंकि स्थानीय व्यक्ति यदि शिक्षक के रूप में कार्य करेगा तो वह पूर्ण समय शिक्षा के लिए देगा और उसका जो शिक्षा के प्रति समर्पण होगा, अपने स्थानीय क्षेत्र के प्रति जो समर्पण होगा, उसका लाभ भी शिक्षा जगत को मिलेगा। इसलिए स्थानीय व्यक्ति को यदि रोजगार मिलता है तो उनको प्रशिक्षण देना, उनको छात्रवृत्ति देना और आगे बढ़ाने की योजना सरकार की है। इसके बाद बंधुओं, शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे, जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण की हानिकारक प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी। स्थानांतरण पर लगभग रोक लगा दी जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से स्थानांतरण बहुत ही विषम परिस्थितियों में किए जाएंगे। बहुत ही कोई विशेष परिस्थिति होगी तभी स्थानांतरण किया जाएगा। इसके अलावा स्थानांतरण में पारदर्शिता बनाने के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था की जाएगी। तो बंधुओं, आने वाले समय में स्थानांतरण बहुत कठिन हो जाएगा। आगे देखते हैं अध्याय 5 के पॉइंट 4 पर क्या योग्यता है। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तर, देखिए बंधुओं, माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा मानी गई है इस शिक्षा नीति में, कक्षा 12 तक। तो कक्षा 1 से लेकर अपितु आंगनवाड़ी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा स्कूल शिक्षा कही जा रही है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तर अर्थात बुनियादी, प्रारंभिक, उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। तो बंधुओं, अब तय हो गया है आने वाले समय में माध्यमिक तक के अध्यापक के लिए अर्थात इंटरमीडिएट तक का जो शिक्षक होगा उसके लिए टीईटी अनिवार्य की जा रही है। आने वाले समय में साफ साफ लिखा है कि टीईटी को विस्तृत किया जाएगा सभी स्तरों पर। तो ये जितने भी स्तर हैं इन सभी स्तर पर टेट अनिवार्य हो गया है। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। जो विषय शिक्षक हैं उनकी जो टेट की या एनटीए की परीक्षा है उससे जो प्राप्त अंक हैं उनको भी शिक्षक के चयन में जोड़ा जाएगा। शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। तो बंधुओं, शिक्षक के चयन के लिए साक्षात्कार, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाई के प्रति समर्पण सभी को शिक्षक के चयन में सम्मिलित किया जाएगा। और क्या कहा है, साक्षात्कार का उद्देश्य यह भी होगा कि भाषा में शिक्षण में सहजता हो, दक्षता का आकलन हो और प्रत्येक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ शिक्षक ऐसे हों जो स्थानीय भाषा जानते हों और स्थानीय भाषा में शिक्षण करने में समर्थ हों। तो ये आवश्यक बताया गया है कि घरेलू भाषाओं में बात कर सकें ऐसे शिक्षकों को वरीयता दी जाए। निजी स्कूलों में शिक्षकों को भी टीईटी कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन, साक्षात्कार और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से युक्त होना चाहिए। ये पंक्ति लिखी हुई है कि जो निजी विद्यालय हैं उनमें भी टीईटी प्रशिक्षित शिक्षक ही पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाएं। तो बंधुओं, आगे चलते हैं। अध्याय 5 के भाग 6 में स्कूलों, स्कूल कॉम्प्लेक्स को
अभी बताएंगे बंधुओं, एक ऐसी नीति अपनाई जाने वाली है, करीब 10 किलोमीटर की परिधि में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जिससे 10 किलोमीटर की परिधि के विद्यालय उससे संबंधित किए जाएं और उस स्कूल कॉम्प्लेक्स में सभी जो आवश्यक शिक्षण के लिए टेक्निकल आदि जो भी संसाधन हैं वो सभी उस स्कूल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध हों। अतः स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है, उस पर मैं भी बात करूंगा। पहले अभी पॉइंट 6 पर देखता हूं। स्कूल कॉम्प्लेक्स को छात्रों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों जैसे पारंपरिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि या कोई अन्य विषय जहां स्थानीय विशेषज्ञता मौजूद है में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देखिए बंधु, ये नई योजना है। यदि स्थानीय स्तर पर कोई कलाकार है, कारीगर है, बढ़ई है, कुम्हार है, उसके पास कोई विशेष कला की योग्यता है, ऐसे व्यक्ति को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षक के रूप में या विशेष प्रशिक्षक के रूप में विद्यालयों में तैनाती दी जा सकती है। क्योंकि पिछले सत्र में मैंने बताया था कि वस्ता रहित कार्यक्रम में बच्चे को भाग लेना होगा। उस वस्ता रहित कार्यक्रम में जब बच्चा भाग लेगा तो वह प्रशिक्षु के रूप में काम करेगा। किसके अधीन? इन्हीं विशेष प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षु के रूप में काम करेगा और वह सीखेगा विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाओं को, जो कि उसके जीवन के लिए उपयोगी होंगी। तो बंधुओं, विशेष प्रशिक्षक की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको मिल सकती है इस नई शिक्षा नीति में। अध्याय 5 के क्रमांक 12 में शिक्षकों का ज्यादातर समय, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो कि प्रत्येक शिक्षक जानना चाहेगा कि इस विषय में शिक्षा नीति में क्या है। क्योंकि कभी चुनाव के कार्यक्रम करने पड़ते हैं, कभी जनगणना के कार्यक्रम करने होते हैं, कभी अन्य दायित्वों को शिक्षक को निभाना होता है। एक मल्टीपर्पज वर्कर बनाकर रख दिया गया है, खास तौर से बेसिक शिक्षा के अध्यापक को। यह जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बहुत आवश्यक है, उसे समझिए। शिक्षकों का ज्यादातर समय गैर शिक्षण गतिविधियां करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं हैं उनको करने की अनुमति नहीं होगी। जो शिक्षण से संबंधित कार्यक्रम नहीं है उनको करने की अनुमति शिक्षक को नहीं होगी। आगे क्या कहा है? विशेष रूप से शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्य के लिए तर्क संगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ कहा गया है कि प्रशासनिक कार्य में, मध्याह्न भोजन में शिक्षक को कम से कम समय देना होगा। बंधुओं, अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि शिक्षक यदि कम समय देगा तो उस कार्य को करेगा कौन? ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कि प्रशासनिक कार्य के लिए किसी क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी या मध्याह्न भोजन के लिए किसी विशेष व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। ऐसा तो कहीं पर उल्लेख है नहीं। तो फिर उन कार्यों को हल्का कैसे किया जाएगा जिससे शिक्षक इन शिक्षण से जो विरत गतिविधियां हैं उनमें कम समय दे सके। तो बंधुओं, यहाँ पर कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है कि शिक्षक कैसे शिक्षण से भिन्न गतिविधियों में काम नहीं करेगा। उपाय नहीं बताया गया है, समाधान नहीं बताया गया है। लिखा गया है कि शिक्षण से अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें शिक्षक को काम नहीं करना होगा। अब यहाँ पर देखना है कि सरकार या शासन क्या करता है जिससे कि शिक्षक को मध्याह्न भोजन से राहत मिल सके, प्रशासनिक कार्यों से राहत मिल सके। क्योंकि एक शिक्षक तो एक विद्यालय में केवल रिपोर्ट बनाने में ही लगा रहता है। तो यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया है तो वह कार्य कौन करेगा? प्रभावशाली
स्कूली प्रशासन, संसाधनों की साझेदारी और समुदाय के निर्माण के लिए राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र की सरकारें स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूलों के वैज्ञानिकरण, स्कूलों तक पहुंच को कम किए बिना जैसे उन्नतशील प्रारूप अपना सकती हैं। जैसे स्कूल कॉम्प्लेक्सों का निर्माण जीवंत शिक्षक समुदायों के निर्माण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। स्कूल परिसरों में शिक्षकों को काम पर रखने से विद्यालय परिसर में स्कूलों के बीच संबंध स्वतः बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्कूल कॉम्प्लेक्स पर। बंधुओं, ये योजना है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं। बहुत छोटे स्कूलों में शिक्षक अब अलग थलग नहीं रहेंगे और बड़े स्कूल कॉम्प्लेक्स समुदायों के साथ काम कर सकेंगे। जो छोटे छोटे विद्यालय हैं जहाँ बहुत ही कम संख्या है बच्चों की, वो सब स्कूल कॉम्प्लेक्स से जोड़ दिए जाएंगे और सीधे स्कूल कॉम्प्लेक्स में उन बच्चों का आवागमन रहेगा। बच्चों को घुमाया जाएगा, वहाँ की गतिविधियां सम्मिलित होंगे और स्कूल कॉम्प्लेक्स में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी जो कि प्रत्येक छोटे छोटे स्कूल में नहीं दी जा सकती। तो सरकार की योजना है कि केंद्र बनाए जाएं जिनको कॉम्प्लेक्स कहा जाए, स्कूल कॉम्प्लेक्स कहा जाए। उन स्कूल कॉम्प्लेक्स में समस्त आधुनिक सुविधाएं हों जिनमें लगभग 10 किलोमीटर की परिधि के बच्चे सप्ताह में 1 बार, 2 बार या अधिक बार आवागमन कर सकें और सीख सकें और शिक्षण को रुचिपूर्ण तरीके से, आनंददायी तरीके से, मनोरंजन के साथ बच्चों को पढ़ाया जा सके। सतत व्यावसायिक विकास। सतत व्यावसायिक विकास अर्थात CPD के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के CPD कार्यक्रम में हिस्सा लें। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की गई है कि एक साल में लगभग 50 घंटे CPD अर्थात सतत व्यावसायिक विकास के कार्यक्रम में हिस्सा ले। इन्हें विभिन्न कार्यशालाओं के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा। ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। तो कम से कम 50 घंटे का समय निर्धारित किया गया है शिक्षक के लिए कि वह CPD के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपनी योग्यता को बढ़ाए। उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए। कैरियर मैनेजमेंट से संबंधित है बंधुओं। उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जाए और उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अतः एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यक्रम, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा, जिससे बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी। शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आकलन के लिए राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा मल्टीपल पैरामीटर्स की एक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा, जो सहकर्मियों द्वारा की गई समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, CPD के घंटे और स्कूल और इस समुदाय में की गई अन्य सेवा या पैरा 5.20 में दिए गए NPCT पर आधारित है। बंधुओं, यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षकों के प्रदर्शन के आधार पर, मेरिट के आधार पर उनकी पदोन्नति और वेतन की वृद्धि की जाए। मतलब ये साफ है कि एक मल्टीपल पैरामीटर्स बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से शिक्षक का बहुस्तरीय मूल्यांकन होगा। तत्पश्चात प्रोन्नति या वेतन वृद्धि का लाभ शिक्षक को मिलेगा। ऐसी योजना शिक्षा नीति में है, क्योंकि कहा गया है, साफ साफ लिखा हुआ है बंधुओं, समझ लीजिए अध्याय 5 के पॉइंट 20 पर विभिन्न मानकों के आधार पर शिक्षकों का कैरियर मैनेजमेंट होगा, जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास के प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य पहचान शामिल होंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय, कार्यकाल की जो अवधि है या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होगी।
बंधु समझ लीजिए क्या लिखा है कि सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि होगी। इसका मतलब ये निकल रहा है बंधुओं कि आने वाले समय में वेतन वृद्धि और पदोन्नति के लिए जो शिक्षक का कैरियर है, उसके जो बहुस्तरीय मूल्यांकन है, उसके द्वारा सीपीडी में की गई योग्यता है, वह आधार बनेगी। इस समय जैसे 1 साल होने पर वेतन वृद्धि हो जाती है, 4 साल 8 साल या 12 साल होने पर पदोन्नति हो जाती है। हो सकता है भविष्य में इस तरह से पदोन्नति या वेतन वृद्धि ना हो। यहाँ पर जो लिखा हुआ था बंधुओं, वो मैंने आपको बताया। वर्ष 2030 तक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज की सत्र का, देखिए समझ लीजिए। वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। अर्थात बीएड की जो 4 वर्षीय डिग्री है 2030 तक स्कूल शिक्षा में अनिवार्य होगी, जिसमें विस्तृत ज्ञान और सामग्री अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र शिक्षण के रूप में व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहुविषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी प्रदान किया जाएगा, और ये केवल उनके लिए होगा जो पहले से अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। बंधुओं, जिन लोगों ने विशिष्ट विषयों के साथ स्नातक की डिग्री कर ली होगी, उनके लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा करना होगा, और जिन्होंने नहीं की होगी उनके लिए 4 वर्षीय बीएड कोर्स करना होगा। इसी प्रकार बंधुओं, बीएड कार्यक्रमों में 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी होगा। 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परास्नातक डिग्री प्राप्त की हो और उस विशिष्ट विषय में विषय शिक्षक बनना चाहता हो। इस प्रकार की सभी डिग्री बीएड डिग्रियां केवल 4 वर्षीय एकीकृत बीएड उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। तो बंधुओं, 2030 तक निश्चित रूप से शिक्षक बनने के लिए बीएड की आवश्यकता या बीएड की जो योग्यता है वह निर्धारित कर दी गई है। कुछ विशेष अल्प अवधि के स्थानीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम VIT, DIET अर्थात डाइट या स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध होंगे, जिससे कि स्थानीय व्यवसाय, ज्ञान और कौशलों जैसे स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, बढ़ईगिरी और अन्य व्यावसायिक शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रख्यात स्थानीय व्यक्तियों को स्कूलों या स्कूल परिसरों में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो बंधुओं, यहाँ पर एक मास्टर प्रशिक्षक को भी रखा जा सकता है जो कि स्थानीय होगा और किसी विशेष प्रकार की शिल्प कला में निपुण होगा, उसको मास्टर प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। देखिए, बीएड के अतिरिक्त भी कुछ कोर्सेज होंगे। वो क्या हैं? शिक्षकों को बीएड के बाद कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे, जो उनको शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के काम आएंगे। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स होगा तो आप बुनियादी शिक्षक हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री हैं या प्राथमिक स्तर पर शिक्षक हैं, तो हो सकता है आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स होगा वो आपको इस स्तर से इस स्तर में ले जाने के काम आए, या उच्चतर प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर पदोन्नति में काम आएगा। ऐसे कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी होंगे जो कि अध्याय 5 के पॉइंट 26 पर बताए गए हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे कोर्सेज भी होंगे जो कि नेतृत्व या प्रबंधन से संबंधित होंगे। तो उन कोर्सेज को जिसने किया होगा वह स्कूल कॉम्प्लेक्स में या किसी अन्य जो शैक्षणिक संस्थान होगा उसमें प्रबंधन के रूप में काम कर सकता है। ऐसे कुछ कोर्सेज होंगे जो नेतृत्व आदि का विस्तार सिखाएंगे। बंधुओं, एक आपको जानकारी देनी है। UDAIS 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार
प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3% हो गया है। नामांकनों में गिरावट आगे भी जारी है। तो इसी प्रकार उच्चतर शिक्षा में और अधिक गिरावट दर्ज की गई है। तो यहाँ पर इस शिक्षा नीति में साफ उल्लेख किया गया है कि ये जो गिरावट हो रही है, इस गिरावट को कम करने के लिए सभी व्यापक प्रयास किए जाएंगे। अध्याय 6 के पॉइंट 17 में एनसीसी से संबंधित बात बताई गई है। रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी विंग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा और अद्वितीय क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे वे रक्षा सेनाओं में सफल करियर के रूप के लिए प्रेरित होंगे। तो बंधुओं, माध्यमिक स्तर पर और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी विंग खोली जा सकती हैं। माध्यमिक स्तर पर तो अभी भी कुछ स्थानों पर चलती हैं, उच्चतर प्राथमिक स्तर पर भी एनसीसी विंग खोली जा सकती हैं, जिससे कि बच्चों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। अध्याय 7 के पॉइंट 11 में हर राज्य जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि बाल भवन स्थापित करे, जहां हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार जा सकें, कला, खेल और करियर संबंधी गतिविधियों में भागीदार कर सकें। ऐसे बाल भवन जहां संभव हो स्कूल कॉम्प्लेक्स, क्लस्टर आदि के हिस्से हो सकते हैं। बाल भवन आपको भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। जैसे जो स्कूल कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें बाल भवन भी हो सकता बनाया जाए। तो जगह जगह पर बाल भवन बने होंगे जिनमें बच्चों को घुमाया जाएगा। सप्ताह में एक बार या 2 बार बच्चा घूमने के लिए जाएगा। एक संभावित तंत्र स्कूल परिसर नामक एक समूहन संरचना की स्थापना होगी, जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा, जिसमें 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आंगनवाड़ी केंद्रों सहित अपने पड़ोस में निचले ग्रेड की पेशकश करने वाले अन्य सभी विद्यालय होंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया है बंधुओं कि 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के आंगनवाड़ी केंद्र सहित सभी विद्यालय उससे जोड़े जाएंगे, और उसमें एक माध्यमिक विद्यालय भी होगा। जो स्कूल कॉम्प्लेक्स होंगे, क्लस्टर होंगे, वो अपने संसाधनों को एक दूसरे से साझा कर सकेंगे, जिससे बहुत से बच्चों को लाभान्वित किया जा सके। डीएससी अर्थात स्कूल शिक्षा निदेशालय। स्कूल शिक्षा निदेशालय इन स्कूल कॉम्प्लेक्स को अधिकार देगा, जो एक अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा। जो स्कूल कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें स्कूल शिक्षा निदेशालय उनको अधिकार भी सौंपेगा। जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हर स्कूल कॉम्प्लेक्स, क्लस्टर को एक इकाई मानकर उनके साथ कार्य करेंगे। कॉम्प्लेक्स डीएससी द्वारा सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाएंगे। डीएससी अर्थात स्कूल शिक्षा निदेशालय के द्वारा सौंपी गई प्रत्येक जिम्मेदारी को स्कूल कॉम्प्लेक्स निभाएंगे और उसके तहत आने वाले प्रत्येक स्कूल समन्वय करेंगे। डीएससी द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स को काफी स्वायत्तता प्रदान की जाएंगी। शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स को अधिकार दिए जाएंगे। इस दौरान डीएससी बड़े स्तर के लक्ष्यों पर ध्यान दे पाएगा, जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी और सुधार आएगा। तो बंधुओं, आने वाले समय में हमको स्कूल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे जो कि अधिक आधुनिक होंगे और उन्हें अधिकार भी अधिक दिए जाएंगे। अध्याय 7 में ही बहुत महत्वपूर्ण है बंधुओं, निजी और सार्वजनिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बीच परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए देश भर में एक निजी और एक सार्वजनिक विद्यालय को परस्पर संबद्ध किया जाएगा।
एक निजी विद्यालय और एक सरकारी विद्यालय को परस्पर संबद्ध किया जाएगा, जिससे ऐसे संबद्ध स्कूल एक दूसरे से मिल सकें, सीख सकें और संभव हो तो एक दूसरे के संसाधनों से लाभान्वित हो सकें। जहां संभव हो इन दोनों प्रकार के स्कूलों की अच्छी प्रैक्टिस का दस्तावेजीकरण किया जाए, वितरण किया जाए और उन पब्लिक स्कूलों की स्थापित प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए। तात्पर्य क्या है बंधुओं? एक निजी स्कूल और एक सरकारी स्कूल भविष्य में संबद्ध किए जा सकते हैं, जिससे वे आपसी तालमेल को बढ़ा सकें और एक दूसरे के शिक्षण में, सहयोग में भागीदार बन सकें। बंधुओं, स्कूल शिक्षा के भाग 1 में जो महत्वपूर्ण बातें थीं उनको मैंने संकलित करके आपके सामने रखा। आज की विषय वस्तु में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जैसे शिक्षक की योग्यता क्या हो, 2030 तक शिक्षक के लिए कौन सा कोर्स अनिवार्य होगा, विशेष प्रशिक्षक किनको रखा जाएगा, आदि आदि, क्या निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों को संबद्ध किया जाएगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स के क्या अधिकार होंगे, आदि सभी व्यवस्थाओं पर मैंने बात की। तो बंधुओं, आज का ये सत्र आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग हमसे नए जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगला आने वाला वीडियो उच्चतर शिक्षा पर होगा, मैं उस पर बात करूंगा। तो बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समाम।